हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 का आगाज कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 को बाकायदा तौर पर पढ़ना शुरू करें, मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। उनमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जो पोर्शन है चैप्टर्स का, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 15 जो है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 16 जो है ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये टोटल हमारे पास 16 चैप्टर्स हो गए सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 7 से 14 वाला, क्योंकि ऑर्गेनिक का है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पार्ट है जो कि 7 से लेकर 14 तक है। क्योंकि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आउट ऑफ 85 तकरीबन 56 मार्क्स का पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को सेकेंड ईयर एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, जिनमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 3 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके इस पोर्शन में, अगर आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस की जो कंडीशन है ये बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से 3 शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शंस होते हैं, उनमें से एक कंप्लीट सेक्शन इसी पोर्शन में से है और एक हाफ सेक्शन जो है वो इसी पोर्शन में से है। यानी 1.5 सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो हैं वो भी इसी पोर्शन में से है। तो हम लोग इसी वजह से इसी पोर्शन को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर्स कर रहे हैं हम लोगों ने ऑर्गेनिक के, उसके बाद इनऑर्गेनिक में ये 2 चैप्टर्स भी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 का आगाज करते हैं, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स इंट्रोडक्शन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कहां पे हम लोग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी बातें हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 200 से 300 साल, 200 to 300 years ago, 200 से 300 साल पहले के जो केमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो केमिस्ट किस बुनियाद पर डिवाइड करते थे कंपाउंड्स को 2 ग्रुप्स में, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो बेस बनाते थे ओरिजिन को, कि कंपाउंड का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है कंपाउंड्स का।
अगर कंपाउंड लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते उनको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। जो कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते उनको वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। यानी कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते थे उनको वो ऑर्गेनिक कहते थे। जो नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग या आप बोल सकते हैं मिनरल्स, जो मिनरल्स से ऑब्टेन होते थे, जिनका सोर्स मिनरल्स था, उनको वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स से कौन सी चीजें हम लोगों को ऑब्टेन होती है, जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनसे हम लोगों को बहुत से कंपाउंड मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, ये सारे जो है मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। यूरिया है, यूराइन के अंदर जो ह्यूमन है या मैमल्स हैं उनकी यूराइन से ये कंपाउंड हम लोगों को ऑब्टेन होता है। तो ये सारे कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग जिनका सोर्स था इनको वो ऑर्गेनिक कहते थे। और जिनका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स था या मिनरल्स था, जैसे बहुत सारे साल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल साल्ट्स हो गए, ये इस तरह से कुछ मिनरल एसिड है जैसे HCl है, H2SO4 है, इस तरह से HNO3 है, ये सारे जो है इनका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स है, मिनरल्स हैं, तो इनको वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब इस दौर के जो साइंटिस्ट थे उनका ये बिलीव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फोर्सेस से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन, उनके अंदर जो एटम्स को आपस में जोड़े रखने वाली फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखने वाली फोर्सेस हैं, वो और तरह की हैं। जो ऑर्गेनिक के एटम्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन एटम से मिलकर बना है उनके अंदर फोर्सेस और तरह से हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्योंकि इनका जो सोर्स है वो लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो भी डिफरेंट है। तो उस दौर में जैकब बर्जेलियस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि बहुत ज्यादा मशहूर थी उस जमाने में, साइंटिस्ट का बिलीव था उसके ऊपर, वो क्या थी? वो ये थी कि हम लोग लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं और इनको लिविंग थिंग्स से ही ऑब्टेन किया जाता है। यानी जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड विदिन द लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल क्या है? ये वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। यही उनके अकॉर्डिंग, उन केमिस्ट के अकॉर्डिंग में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेशल टाइप की फोर्स होती है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और तरह की फोर्स है, इनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोर्स होने की वजह से जो स्पेशल टाइप की फोर्स है उसको वो वाइटल फोर्स का नाम देते थे। और इस फोर्स को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है वो इंसान प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जब इंसान जो है वो लेबोरेटरी के अंदर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो फिर ये वाली फोर्स हम लोग इन कंपाउंड्स के अंदर खुद से नहीं ऐड कर सकते। तो ये वाले कंपाउंड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना हमारे पास की बात नहीं है। तो इस थ्योरी को बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इस थ्योरी ने बड़ा राज किया उस दौर में, बहुत सारे केमिस्ट इसी के ऊपर इसी को फॉलो करते थे। फिर जैसे ही 19वीं सदी का आगाज हुआ, तकरीबन राउंड अबाउट 1828 में एक केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। ये पहला पर्सन था जिसने लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट NH4, ये इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं, अमोनियम सायानेट, इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया यूरिया।
ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेंबर्स की ज्वाइन से ऑब्टेन्ड होता है। तो इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लेबोरेटरी में सबसे पहले प्रिपेयर कर दिया। जैसे इसने ये प्रिपेयर किया तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये इसकी प्रिपरेशन के बाद रिजेक्ट हो गई। नहीं, ये तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसने यूरिया को कैसे ऑब्टेन किया, यहां से मैं थोड़ा रेज कर देता हूं इसको। इसने बेसिकली दो कंपाउंड्स लिए जो इनऑर्गेनिक थे, जो कि आयनिक नेचर के कंपाउंड्स हैं। जैसे इसने कंपाउंड लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये कैटाइन है, ये एनाइन है, आयनिक कंपाउंड है, साल्ट है अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से इसने एक और कंपाउंड लिया पोटेशियम सायानेट KCNO, ये कैटाइन है और ये एनाइन है। दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि इनका सोर्स मिनरल्स है, साल्ट्स हैं, ये लिविंग थिंग से ऑब्टेन नहीं होते, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इन दोनों का इसने रिएक्शन करवाया, इन दोनों के रिएक्शन से क्या हुआ, अमोनियम सायानेट बन गया। ये कैटाइन और ये वाला एनाइन, ये वाला कैटाइन है और इधर वाले का एनाइन आपस में कंबाइन हुए बन गया अमोनियम सायानेट NH4Cl, और साथ में बन गया ये कैटाइन और इधर वाला एनाइन जब आपस में कंबाइन हुए, ये एनाइन हो गया, ये कैटाइन, तो ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम सायानेट है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फौरन ही रीअरेंज हो गया यूरिया के अंदर, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। ये यूरिया का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और NH। तो इस तरह से ये कंपाउंड लेबोरेटरी में सबसे फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक वोलर ने प्रिपेयर कर दिया। इसी वजह से फ्रेडरिक वोलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसी ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। तो इसी तरह से जो कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट हो गया। यानी फ्रेडरिक वोलर की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसने तकरीबन 100 साल तक राज किया केमिस्ट्री की दुनिया में, वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन साइंटिस्ट में एक बड़ा ही अहम नाम जिनको आप लोग शायद जानते होंगे, पास्चर, इसने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास्चर का ये कहना था ये मुमकिन नहीं हो सकता कभी भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर लें, ये नामुमकिन बात है। फिर जैसे थोड़ा इसके ऊपर वर्क होना शुरू हुआ तो 1840s में साइंटिस्ट की तवज्जो इसके ऊपर हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर काम होना शुरू हुआ लेबोरेटरी में। तो एक दफा फिर 1845 में कोल्ब्स नामी साइंटिस्ट ने, कोल्ब्स, इसने एसिटिक एसिड का सोर्स विनेगर है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एसिटिक एसिड है, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये एसिटिक एसिड को इसने लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज कर दिया, इसको प्रिपेयर कर दिया। जैसे ही कोल्ब्स ने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया, इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होना शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और अगर आज की बात करें तो आज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। तो इन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में जिस बंदे की सबसे पहले कंट्रीब्यूशन थी वो फ्रेडरिक वोलर था, जिसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंसीडर किया जाता है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है। अच्छा जी, तो इसके बाद ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए, इन सब को जब एनालाइज किया गया तो इनके अंदर हम लोगों को एक एलिमेंट हमेशा दिखाई दिया। वो एलिमेंट कौन सा था? वो एलिमेंट था कार्बन। यानी कार्बन जो था वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था। तो इसलिए इस कार्बन एलिमेंट को
ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। इसेंशियल एलिमेंट यानी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा है, हमेशा याद रखिएगा वो कार्बन है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बगैर नहीं बन सकता। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ कार्बन ही नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ और बहुत सारे एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एटम्स या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन भी होता है बहुत सारे कंपाउंड में, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इसके साथ साथ जो है हेलोजन्स जैसे इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई देगा उसमें कार्बन जरूर होगा। कार्बन के साथ मेजॉरिटी केसेस में हाइड्रोजन भी लगी होगी, इसके साथ कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगी। इसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाले मेंबर्स भी शामिल होंगे। तो अब अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, तो याद रखिएगा हम लोग अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करेंगे व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनको कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या है, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड, ये बात हमेशा ध्यान में रखें, कोवलेंटली अहम कंडीशन है, कोवलेंटली बॉन्डेड, जिनके अंदर बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंटली है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन से जो ड्राइव किए गए हैं उन कंपाउंड्स को डेरिवेटिव बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। जैसे मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, सिंपल सा कंपाउंड है, ये देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसमें इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो याद रखें ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड तो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन जो इनसे ड्राइव किए जाते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहते, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनसे जैसे हम ड्राइव करने, क्या ड्राइव करने की इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएं तो यहाँ से हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होके क्लोरीन लग जाए यहाँ पे, तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, यानी हाइड्रोकार्बन से इसको ड्राइव किया हुआ है। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ये भी ऑर्गेनिक होगा, यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जो केमिस्ट्री की ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेगी उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो कार्बन और हाइड्रोजन से ड्राइव किए हुए कंपाउंड है, जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके साथ कोई ना कोई और एटम प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किया गया है। तो जो केमिस्ट्री की ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करेगी उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, अभी हमने बोला कि कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसका मतलब कार्बन तो जरूर प्रेजेंट होगा। तो कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से कंपाउंड हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, फिर हम बात करेंगे कि वो क्यों नहीं है ऑर्गेनिक। तो कुछ कंपाउंड्स हैं, यहां से मैं इसको रेज कर देता हूं सबको। अब
5 से 6 कैटेगरी के कंपाउंड्स है कार्बन के जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जिनको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और कार्बाइड्स। ये कार्बन के वो वाले कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। अभी जो कार्बोनेट है एक कंपाउंड नहीं, क्लास है। कार्बोनेट्स में हमेशा ये कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, यानी इनके साथ कोई ना कोई मेटल अटैच होती है। तो मेटल कार्बोनेट्स, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से कार्बोनेट्स CO3 की फॉर्म में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इनके साथ मेटल लगी होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, मेटल लगी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे आपको मेटल नजर आ रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी कोई ना कोई मेटल होती है, ये मेटल कार्बोनेट्स होते हैं। इस तरीके से ये बाइकार्बोनेट होते हैं, ये भी कोई कंपाउंड नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये भी क्लास है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यानी इनके साथ भी कोई ना कोई मेटल जो है वो अटैच होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इस तरह से, तो ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं। इस तरीके से कार्बाइड्स हैं, इनके साथ भी कोई ना कोई मेटल अटैच होती है, यानी मेटल कार्बाइड्स होते हैं। चलें जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो कैल्शियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड, तो इन सब के अंदर आप लोग गौर से देखें तो आपको कार्बन नजर आता है। कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इनके अंदर भी कार्बन होता है। लेकिन ये वाले कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक क्यों नहीं है, इसके लिए दो छोटी सी रीजन आपने ध्यान में रखनी है। पहली रीजन ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हम लोग अपने आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ये शो नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कार्बन एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेल्फ लिंकिंग जो है वो करता है और लंबी चेन्स, लॉन्ग चेन्स बनती हैं, रिंग्स बनते हैं। तो ये वाले यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखें तो ये स्मॉल से मॉलिक्यूल हैं, इनके अंदर कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, लंबी चेन्स नहीं बनाते, कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो जनरली लो होते हैं। लेकिन इधर अगर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बाइड्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हैं। ये जनरली अगर इनको देखें तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये आयनिक नेचर के हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो कोवलेंट नेचर के। हमने भी बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, इस वजह से इनको हम लोग ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। तो इन कंपाउंड्स की अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इनके जनरली फास्ट हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट हो जाते हैं, जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, उसकी ब्रेकिंग फिर उसकी फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। ये तो आयनिक नेचर के कंपाउंड है तो ये बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं रिएक्शन में। तो इन वजूहात की वजह से इनको हम लोग ऑर्गेनिक जो है वो कंसीडर नहीं करते। आई होप सो कि यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने 5 बातें की हैं। पहली बात कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है बेसिकली जिसको आपने याद रखना है। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने और कैसे रिजेक्ट की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और कार्बन के वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो आई थिंक आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।